लगे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस चैप्टर को लिखा है श्री अरविंद कुमार सिंह जी ने। तो आइए इसे विस्तार से पढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। तो इसका क्या मतलब है? लेखक हमें बताना चाहते हैं कि पत्रों की दुनिया जो है बड़ी अजीबोगरीब है और पत्र हमारे बहुत काम भी आते हैं और संचार का आधुनिकतम साधन जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट आदि जो है वो काम जो पत्र कर सकते हैं वो नए संचार के साधन नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। यानी कि बेटा देखो, जो पत्र होते हैं वो साहित्य की भी एक अनमोल निधि है। यानी कि पत्रों में हमारा साहित्य भी समाया होता है कि बहुत सारे जो बड़े बड़ी हस्तियां हैं उनके लिखे हुए पत्र आज भी संग्रहालयों में सुरक्षित हैं और साहित्य का काम कर रहे हैं। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को अब बताया गया कि अलग अलग भाषा में पत्र को किस किस नाम से जाना जाता है। उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडित कहा जाता है। यानी कि पत्रों के अलग अलग नाम बताए गए हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इनमें किसी को कोई संदेह नहीं है। यानी पत्र जो होते हैं हमारे सगे संबंधियों की यादें सहेज कर संभाल कर रखते हैं। हमारे किसी संबंधी ने अगर हमें पत्र लिखा है तो हम उसे हमेशा के लिए अपने पास यादगार के तौर पर संभाल कर रख सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर से रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। देखो पत्रों का हालांकि पत्र आज के जमाने में पत्र लेखन कला बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी क्या है 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जा रही हैं। देखो जब ये पत्रों का जमाना होगा तो कितनी चिट्ठियां डाली जाती होंगी, इसका अंदाजा हम सहज ही लगा सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए कि यानी पहले हमारे मैसेज हमारे संचार का साधन क्या था? एक घोड़े पर एक हरकारा बैठकर जाता था, वो हमारा संदेश लेकर जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद रेलवे के द्वारा मैसेज भेजे जाने लगे, यानी कि रेलगाड़ी में हमारी चिट्ठियों को ले जाया जाने लगा। फिर तार का विकास हो गया। इस तरह से बहुत सारे आधुनिकतम साधन आते चले गए। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है और डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। अब क्या माना गया कि पत्रों को विकसित करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय किए जाने चाहिए। इसके लिए क्या किया गया? स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल कर दिया गया। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई और यह सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। अब पत्र लेखन कला के विकास के लिए 2 उपाय किए गए। एक तो स्कूल का जो पाठ्यक्रम है, ये सोचा गया कि उसे सभी विषय बच्चे पढ़ते हैं तो साथ में पत्र लेखन की कला को भी उसमें डाल दिया जाएगा, तो वो पत्र लिखने की कला भी उनको आ जाएगी। इसलिए स्कूली पाठ्यक्रमों में उसको लगा दिया गया और दूसरे समय समय पर 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं पत्र लेखन की आयोजित भी की गई। अब इसके बाद आ जाता है कि यहाँ तक पत्रों का सवाल है
अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो। तो कभी ना कभी तो हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को कोई ना कोई पत्र लिखा हुआ होता है। और हम लोगों को भी अपने सगे संबंधियों के पत्रों का बेसब्री से इंतजार भी रहता है। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि जो सीमा पे सैनिक तैनात होते हैं, अपने घर से, परिवार से, अपने माता पिता से, बीवी बच्चों से दूर होते हैं, तो जब वो अपने घर की याद उन्हें कितनी सताती है, तो उनके सगे संबंधी जो पत्र लिखते हैं तो उसको वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा पत्रों का उदाहरण है कि पत्र कैसे लोगों को जोड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों। पर फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। कि आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी हस्तियों के पत्र हैं। मान लो किसी ने महात्मा गांधी को कोई पत्र लिखा, गांधी जी तो तुरंत उसका जवाब भी दे देते थे। तो जिनके पास गांधी जी के पत्र हैं वो उन्होंने उनको सहेज के रखा हुआ है, कईयों ने तो फ्रेम करा के भी रखा हुआ है। और इसके अतिरिक्त लेखक में बताते हैं जो पत्रकार होते हैं, कवि होते हैं, उन लोगों के पत्र तो अनुसंधान का विषय है, उन पर हम अनुसंधान तक कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। आप आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर जब पिता के नाम पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। अब देखो जी क्या हुआ है कि जो नेहरू जी हैं और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी, वे दोनों आपस में वार्तालाप करते थे। किसके माध्यम से? पत्रों के माध्यम से। और उनके ये पत्र एक किताब में संग्रहित किए गए हैं, पिता के पत्र पुत्री के नाम। ठीक है। तो आज अगर टेलीफोन उस समय में होता तो वो टेलीफोन पर बात करते, और तो इतनी अमूल्य निधि हमारे पास नहीं होती। तो पत्र जो एक साहित्य की निधि का भी काम करते हैं, हम उनको संभाल कर संग्रहालयों में सुरक्षित रख सकते हैं। उनसे उस समय के देश काल तथा वातावरण के बारे में जान सकते हैं। अब आगे कहते हैं कि एसएमएस के संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हो। अब देखो जी मोबाइल पर जो भी आपको मैसेज आ रहे हैं, इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, सब में मैसेज आते हैं, तो आप उनको पढ़ते हो और जब आपकी मेमोरी भरने वाली होती है, आपका फोन हैंग होने लगता है, आप उनको डिलीट कर देते हो। लेकिन जो पत्र हैं बेटा, वो हमारे पास जब किसी का आया, कुछ मजेदार बातें उसमें लिखी होती हैं, तो हम उसको संभाल कर अंदर रख लेते हैं। इस प्रकार से वो हमारी भावना को संजोए रखते हैं पत्र। ठीक है। तो जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है, ये मैंने पहले भी बताया है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। यानी कि हम पत्रों को पढ़कर उस समय के बारे में जान सकते हैं कि कैसा माहौल होगा। मान लो स्वतंत्रता सेनानियों के किसी के पत्र हैं, ठीक है, उन्होंने उस समय अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए एक दूसरे से डिस्कशन किया गया होगा, विचार विमर्श किया गया होगा आपस में उन लोगों में कि ऐसा ऐसा है, तो उनके पत्रों को पढ़कर हमें उस समय के माहौल का पता चल जाता है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। अब अगली बात पर आते हैं। तो वो कहते हैं महात्मा गांधी जी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई जगह अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसे होता था। अब देखो जी गांधी अपने कार्यों से इतने अधिक प्रसिद्ध थे महात्मा गांधी कि उनको केवल भारत से ही नहीं विदेशों से भी पत्र लिखे जाते थे। लेकिन गांधी जी जो थे वो इतने अधिक फेमस थे, प्रसिद्ध थे कि उनका किसी को अगर एड्रेस नहीं भी पता होता था तो महात्मा गांधी इंडिया लिखकर भेज देते थे। और गांधी जी कभी एक स्थान पर तो होते नहीं थे, जहां भी होते थे वो पत्र उनको मिल जाता था। देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में गांधी जी का कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र प्राप्त होता था वह उसी समय उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर वो पत्रों का जवाब देते थे। देखो कितनी बड़ी बात है।
इतना व्यस्त कार्यक्रम, अपना इतना निजी शेड्यूल उनका व्यस्त होते हुए भी वे अपने हाथ से ही पत्रों के जवाब देते थे और तुरंत लिख देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में हमें मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र कहते हैं, प्रशंसा पत्र जो दिया जाता है किसी अच्छे कार्य के लिए, ठीक है। तो कई लोगों ने तो इन पत्रों को फ्रेम करवा कर रखा है। अब किसी जैसे स्वतंत्रता सेनानी का कोई पत्र किसी व्यक्ति के पास है, किसी बड़ी हस्ती का पत्र किसी व्यक्ति के पास है, तो उसे प्रशस्ति पत्र यानी किसी प्रशंसा पत्र से कम नहीं समझते और फ्रेम कराकर अपने घर में उन्होंने उनको लगाया हुआ है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत जी के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें हमको मिल जाती हैं। यानी पत्रों पर आधारित ही बहुत सारी पुस्तकें हमने साहित्य में मिल जाती हैं, जिसमें अनेक साहित्यकारों ने आपस में वार्तालाप किया हुआ है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरित करते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। यानी कि जो प्रेमचंद जी थे वो भी पत्रों का जवाब बड़े अच्छे से देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं, हमें प्रेरणा देते हैं उनके वार्तालाप। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। इसमें कुछ बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद हुआ। यानी कि पत्र तो भारत में लिखे जाते रहे बहुत लंबे समय से, बहुत पहले से, लेकिन आजादी के बाद ही इसका सही जो विकास हुआ है वो हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है, ठीक है जी। यानी पत्रों की अपनी एक खास जगह रही है। इनकी खास वजह यह है कि यह लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। घर घर तक इनकी पहुंच है, यानी कि हर घर में दूर दराज तक भी अगर कोई है ना रहता, पिछड़े इलाकों में भी कहीं रहता है तो वहां पर भी पत्र पहुंच जाते हैं। जहां पर हमारा नेट कनेक्शन ही ना पहुंचेगा, आज का आधुनिकतम साधन, वहां पत्र पहुंच सकते हैं। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत आज भी बरकरार है, ठीक है। कि कितना अधिक संचार का विकास हो गया है, मोबाइल आ गए, टेलीफोन आ गए, तार का विकास हुआ, फिर इंटरनेट हो गया आजकल तो। लेकिन इनके साथ साथ पत्र देखो अपनी रूप आज भी बरकरार किए रखे हुए, अपना महत्व आज भी बनाए हुए हैं। लोग दूर दराज के इलाकों में आज भी पत्रों का इंतजार करते हैं। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच में जी रहे पहाड़ी लोग, देखो चाहे पहाड़ों में कोई रह रहा है, समुद्र तट के किनारे पर रह रहे मछुआरे हों, रेगिस्तानों में कोई लोग रह रहे हों, ठीक है, आज भी खतों का ही इंतजार बेसब्री से सभी लोग करते रहते हैं। भारत के कोने कोने में पत्रों का की घुसपैठ है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इनकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात के लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी आर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। अब मनी आर्डर जो किया जाता है वो भी तो पत्रों का ही एक रूप है। कितने लोगों के जैसे बूढ़े माँ बाप हैं, वो गाँव में रह रहे हैं, बच्चे नौकरी करने के लिए शहरों में चले आते हैं, तो वो जो माँ बाप हैं वो मनी ऑर्डर का इंतजार करते हैं। मनी ऑर्डर में क्या होता है बच्चों, पैसे भेजे जाते हैं पत्रों के थ्रू, ठीक है। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के समान लगता है। अब जो माता पिता बेचारे जिनका भरण पोषण मनी ऑर्डर के बेस पर ही चलता है, वो लोग तो अपने मनी ऑर्डर का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, इसलिए वो जो डाकिया उनका मनी ऑर्डर लेकर आता है वो उनको देवदूत के समान लगता है, ठीक है। तो इस पाठ में हमें क्या समझाया गया है, पत्रों की भूमिका समझाई गई है कि आधुनिकतम संचार के साधन होने पर भी पत्र जो हैं अपनी भूमिका बनाए हुए हैं, धरोहर के रूप में आज हम उनको संभाल कर रख सकते हैं। एसएमएस को हमें कभी ना कभी डिलीट करना पड़ता है, लेकिन पत्र जो हैं
वो हमारे मनोभावों को हमेशा के लिए संचित रख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और अगले वीडियो में मिलती हूँ मैं एक नए विषय के साथ।